बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। इस टॉपिक में जो कंटेंट हम डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम को स्टडी करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, फिर कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास का, फिर टॉर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स और फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है? डेली लाइफ में आपका जो तवाज़ुन है या आपकी जो स्टेबिलिटी है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। आप चेयर पर बैठे हैं तो आप किस कंडीशन में स्टेबल है। अक्सर हमारी कोशिश होती है कि हम चेयर को पीछे की तरफ धकेल के झूले लेने की कोशिश करें, तो किस हद तक हम पीछे जा सकते हैं और किस हद के बाद वापसी का कोई इम्कान नहीं होगा। तो ये ये स्टेबिलिटी पर डिपेंड करते हैं। अब स्टेबिलिटी की प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड इट विल रिमेन एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये दो कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉडी रेस्ट पर हो या बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, देन द इक्विलिब्रियम विल बी सेड टू नोन एज अ कंप्लीट इक्विलिब्रियम। अब इस इक्विलिब्रियम में ये दो कंडीशंस लिखी हुई हैं। एक है एक्सेलरेशन या लीनियर एक्सेलरेशन ए और एक है एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा। एक्सेलरेशन जीरो हो सकती है जब आपके पास लीनियर फोर्स यानी F इज इक्वल टू जीरो हो, और अल्फा तब जीरो होता है जब आपके पास टॉर्क इक्वल्स टू जीरो हो। सो अगर बॉडी पे टोटल फोर्स का सम या अगर बॉडी पे टोटल टॉर्क्स का सम जीरो है तो द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। और जनरली बॉडी एट रेस्ट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल बी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मेंशन है कि इस ऑब्जेक्ट पर जितनी फोर्स लेफ्ट से राइट की तरफ लग रही है उतनी ही फोर्स राइट से लेफ्ट की तरफ लग रही है। सो द नेट फोर्स हेयर इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ तक इस स्लाइड को कंक्लूड करेंगे कुछ इस तरह, अगर बॉडी पर लगने वाली तमाम तर फोर्सेस का सम जीरो है और अगर बॉडी पर लगने वाले तमाम तर टॉर्क्स का सम जीरो है, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। अब इसके बाद आती है बात टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी कहलाती है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और एक कहलाती है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। द फर्स्ट कंडीशन इज आल्सो नोन एज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ये है कि बॉडी पर लगने वाली तमाम तर फोर्सेस जो अलोंग एक्स एक्सिस हैं उनका सम भी जीरो होना चाहिए। बॉडी पर लगने वाली तमाम तर फोर्सेस जो अलोंग वाई एक्सिस है उनका सम भी जीरो होना चाहिए। और बॉडी पर लगने वाली तमाम तर टोटल फोर्सेस का सम भी जीरो होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूं कि अगर बॉडी पर तमाम तर लगने वाली फोर्सेस का सम जीरो है, यहाँ पर बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेट फोर्स एंड टोटल फोर्स। एक ऑब्जेक्ट है, उस पे इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स लग रही है और इस डायरेक्शन में 15 न्यूटन फोर्स लग रही है। अब अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, तो टोटल फोर्स इज द सम ऑफ द फोर्सेस, यानी 10 प्लस 15 25 न्यूटन इज द टोटल फोर्स। और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द नेट फोर्स, तो नेट फोर्स हम ग्रेटर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स, तो 5 न्यूटन इज द नेट फोर्स। अब ये जो नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट है ये इक्विलिब्रियम में बेसिकली यूज होता है कि द टोटल नेट सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू जीरो, देन द बॉडी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। अब यहीं से फर्दर अगर एक्सप्लेन करें तो नेट फोर्स का रोल कहाँ कहाँ पर देखा जा सकता है। एक तो अभी आपने बॉक्स कंडीशन देखी, इसी तरह टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है या फिर वेटलेसनेस का कॉन्सेप्ट है कि टर्मिनल वेलोसिटी है कि एक ड्रॉपलेट पर डाउनवर्ड फोर्स लग रही है उसके वेट की वजह से, दैट इज mg, और अपवर्ड फोर्स लगती है ड्रैग फोर्स, दैट इज fd। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम यूं लिखेंगे कि mg माइनस fd, दिस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, हम ग्रेविटी को रेफरेंस बनाकर चलेंगे,
मस्ट बी इक्वल टू एम ए, कि इन दोनों फोर्सेस के डिफरेंस से जो एम ए है वो एक्चुअल क्रिएट होगा विच इज नेट फोर्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात ये भी याद रखनी है कि जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो एक्चुअल में नेट फोर्स को डील करता है। ये जो आप सेकंड लॉ में पढ़ते हैं F इज इक्वल टू एम ए, इट डजंट मीन द टोटल फोर्स, इट मीन्स द नेट फोर्स ऑन द बॉडी। सो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी तो वो नेट फोर्स की वजह से होगी। इसी तरह W माइनस टी या वेट माइनस टेंशन इज इक्वल टू एम ए, ये वेट लेसनेस इन एलिवेटर के केसेस में आता है, उसको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक जो सिचुएशन है, यहाँ तक जो कंडीशन है वो यही है कि इक्विलिब्रियम नेट फोर्स की वजह से या नेट टॉर्क की वजह से क्रिएट होता है। तो यहाँ तक आपने नेट फोर्स या नेट टॉर्क का कॉन्सेप्ट जो है उसको समझना है। Now students, the first condition is that के sum of all forces along x, y and net force should be equal to 0। अब फोर्सेस के जीरो होने से बॉडी या तो रेस्ट पे हो सकती है, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो दिस इक्विलिब्रियम इज नेम्ड एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम, या बॉडी मोशन में हो सकती है तो दैट इक्विलिब्रियम विल बी नेम्ड एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। सिमिलरली सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये है कि सम ऑफ ऑल टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी इक्वल टू 0। और स्टैटिक और डायनामिक फिर वही कंडीशन पे है कि अगर बॉडी रेस्ट पर है, एंगुलर वेलोसिटी 0 है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और अगर बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रही है तो दैट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि अगर एक बॉडी पर दोनों तरफ से सेम फोर्सेस लग रही हैं, along x axis सेम ही फोर्सेस लग रही हैं along y axis, तो दैट बॉडी विल बी इन फर्स्ट ऑप्शन इज रेस्ट। सेकेंडली अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, लेट्स से द वेलोसिटी इज 10 मीटर्स पर सेकेंड, स्टिल इस बॉडी पर जो तमाम तर लगने वाली फोर्सेस हैं उनका सम 0 कंसिडर होगा। इसी तरह अगर आपके पास एक पिवट ऑब्जेक्ट है और उस पर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर दो फोर्सेस लगा रहे हैं, जैसे हमने टॉर्क्स में पढ़ा था, देखिए इस फोर्स की वजह से एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा और इस फोर्स की वजह से क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और अगर ये दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, तो बॉडी में कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। या फिर एक फैन की एग्जांपल, कि एक फैन जब अपनी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रिवॉल्व करता है तो उस वक्त यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी होने की वजह से जो नेट टॉर्क है उस ऑब्जेक्ट पर वो 0 कंसीडर होगा। सो याद रखें कि जब भी फोर्स एक्सर्ट होगी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, जब भी टॉर्क एक्सर्ट होगा बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। इन शॉर्ट, अगर टॉर्क नहीं है, फोर्स नहीं है, नेट सम 0 है, तो ना बॉडी में लीनियर एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगी और ना बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगी। सो दिस इज द चार्ट, दिस इज द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इसमें फर्दर चलते हैं स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम पे। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम को बेसिकली हम जिस कॉन्सेप्ट्स के रिलेटिवली एक्सप्लेन करते हैं वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है। थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन ये दे देता हूं कि लेट्स से आपके पास एक रॉड है, आपके पास वो रॉड है, आप उस रॉड को अपनी फिंगर पे प्लेस करें और प्लेस करके कोशिश करें कि उसको बैलेंस करें। जिस पॉइंट पे ये रॉड बैलेंस हो जाए आपके फिंगर पर, वो पॉइंट उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। एक पहचान ये है कि जिस पॉइंट पे बॉडी बैलेंस होती है वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। दूसरी पहचान ये है कि उस एक नुक्ते पर बॉडी का टोटल वेट कॉन्सेंट्रेटेड होता है, यानी हम बॉडी का वेट लेने के लिए वो लेफ्ट राइट लाइंस नहीं लगाते। आपने अक्सर देखा होगा कि हम फिजिक्स में जनरली सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर mg मेंशन कर देते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां पर टोटल वेट कॉन्सेंट्रेटेड हो। नंबर 3 पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जिस पे फोर्स लगे तो बॉडी में टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता। लेट अस से कि ये पॉइंट बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब अगर मैं इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, फोर्स एक्सर्ट करूंगा तो बॉडी विल स्टार्ट रोटेटिंग। अगर मैं इस बॉडी पर स्टिल मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम कर दूं, स्टिल फोर्स एक्सर्ट करूं, बॉडी में स्टिल रोटेशन प्रोड्यूस होगी। लेकिन अगर आप गौर करें कि
जैसे ही आप अपनी calculate.pk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेट की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जेक्टिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। मान रही सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे। इसमें भी एक हमारे पास, अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ। इसके सारे के सारे टॉपिक्स ओपन होंगे। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम है आपका वो सेव होगा, आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है। आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद मैं फोर्स बिल्कुल इसके सेंटर से पास करूं तो बॉडी में कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। बॉडी में प्रोड्यूस होगी तो लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। इट मींस कि जब फोर्स एक्सर्ट की जाती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर तो बॉडी में नेट टॉर्क जीरो होता है। ये पहचान है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। फिर डिफरेंट बॉडीज का, डिफरेंट शेप्स का डिफरेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। ह्यूमन बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो राइट अबव द बेली बटन और द बेली यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा होता है। हम भी अपनी डेली लाइफ में सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंगली जो है वो अपने आप को स्टेबल करते हैं। अब इसमें जो स्टेबिलिटी है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ साथ आपके बेस एरिया पे भी डिपेंड करती है। इन दोनों पॉइंट्स को मैं बड़ा कॉमनली डिस्कस करता हूँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस एरिया पर कैसे डिपेंड करती है और कैसे इसको हम डील करेंगे। यहां पर आप दो पॉइंट्स देख रहे हैं कि डिपेंडेंस ऑफ स्टेबिलिटी हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर है और विड्थ ऑफ बेस एरिया पर है। अब हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी की कंडीशन ये है कि एक बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना हाई होगा उसके अंदर उतनी ही एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी होगी। और नेचर का रूल है कि हाई एनर्जी को हमेशा लोअर एनर्जी स्टेट में लेकर आता है। सो रिमेंबर कि आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंगली जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जितनी लोएस्ट स्टेट में होगी आप उतने स्टेबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर इन द स्टैंडिंग पोजिशन यू आर अनस्टेबल, इफ यू आर इन द सिटिंग पोजिशन यू आर बेटर इन स्टेबल। लेकिन अगर आप बिल्कुल लेट गए हैं तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल ग्राउंड लेवल के साथ आ जाएगा, तो यू आर मैक्सिमम स्टेबल। नंबर 2, ये तो हो गया हाइट के अकॉर्डिंगली। फिर है बेस एरिया के अकॉर्डिंग। अब अगर आप अपने पांव बिल्कुल जोड़कर खड़े हो जाएं तो बहुत थोड़ा सा बेस एरिया आप कवर कर रहे हैं। आपको कोई जरा सा भी पुश करेगा तो आप इजीली लेफ्ट या राइट फॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने पाँव को थोड़ा सा एक्सटेंड करके खड़े हो जाएं तो फिर आपने ज़्यादा बेस एरिया कवर कर लिया। और ज़्यादा बेस एरिया कवर करने से आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ज़्यादा रीजन मिल जाता है ग्रेविटी को सपोर्ट करने, ग्रेविटी की सपोर्ट लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बॉक्स है और एक ये बॉक्स है, दोनों का लेट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम हाइट पर है, mg mg। You are sitting for example here or here,
तो व्हाट डू यू थिंक विच बेस इज more, या which diagram is more stable? Of course this one is more stable because it has more base area. दोनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी गो के सेम पोजीशन पर है, लेकिन ये ज्यादा बेस एरिया होने की वजह से ज्यादा स्टेबल कंसीडर होगी। फिर एक और एग्जांपल के ये बेस एरिया और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो लाइन है ये आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं। अब यहाँ पर आपको जवाब मिलेगा जो मैंने पहले क्वेश्चन राइज किया कि आप कुर्सी को जब पीछे करना चाहते हैं तो आप किस हद तक पीछे लेकर जा सकते हैं। लेट्स से कि ये आपके पास बेस एरिया है, ये एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट से हम एक लाइन डाउनवर्ड ड्रॉ करते हैं। ये लाइन बेस एरिया की लाइन, ठीक है। अब देखेंगे इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं थोड़ा सा ट्विस्ट दूं तो व्हाट विल हैपन। लेट्स से कि मैंने इस तरह ट्विस्ट दिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो लाइन है उसको स्ट्रेट रहना चाहिए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो लाइन है वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ ग्रेविटी को फॉलो करेगी। अब इस ऑब्जेक्ट को अगर मैंने थोड़ा सा बैकवर्ड डिस्प्लेस किया भी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन जिस बेस रीजन में से पास कर रही होगी ये उसी को वापस ग्राउंड की तरफ लेकर आएगी। यानी अगर इसको थोड़ा सा पुश करके छोड़ दिया जाएगा तो बॉडी अपनी ओरिजिनल साइड पर वापस आ जाएगी। लेकिन अगर इसी ऑब्जेक्ट को मैं इतना ज्यादा डिस्प्लेस कर दूं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का बेस रीजन डिफरेंट हो जाए, पहले ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पॉइंट से पास कर रहा था, इट विल रिटर्न बैक विद इन दिस डायरेक्शन। लेकिन अब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिस बेस में से पास कर रहा है ये उसी को ग्राउंड लेवल की तरफ लेकर जाएगा। सो जस्ट इमेजिन कि जब आप चेयर पर बैठे, आप चेयर को थोड़ा सा पीछे करते इतना कि आप अपनी लेग्स को हवा में भी उठा लेंगे तो चेयर समेत आप वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी चेयर को बहुत ज्यादा बैकवर्ड डिस्प्लेस करते हैं तो फिर क्या होता है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन है वो आपकी जो मेन बेस है चेयर की उसमें से निकल के बैक साइड की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो फिर वो बैक साइड को नीचे की तरफ पुश करेगी जिसकी वजह से बॉडी जो है वो अनस्टेबल कंडीशन में चली जाएगी। स्टेबल इक्विलिब्रियम इज दिस के अब तीन तरह के स्टेबल इक्विलिब्रियम हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, नंबर 2 इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, नंबर 3 इज द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम ये है कि आप बॉडी को डिस्प्लेस करें लेकिन बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाए। जैसे ये ऑब्जेक्ट मेरे पास ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, इसको मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहा हूँ लेकिन ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस जा रहा है। यानी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो इसको इसकी एक्चुअल पोजीशन में वापस लेकर जा रहा है। तो इस एक्चुअल पोजीशन में वापसी की वजह से क्या होता है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिकम्स लो, ये पहले से लो होता है। तो दिस इक्विलिब्रियम इज नेम्ड एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ये है कि आप बॉडी को डिस्प्लेस करें लेकिन बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस ना आए। इट मींस कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज हाई। अब इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहां पर बैलेंस करने की कोशिश करूंगा तो ये लेफ्ट या राइट ऑब्वियसली फॉल कर जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई है, आप जैसे ही इसे स्टेबल करने की कोशिश करेंगे हाई से सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो सच काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम इज नेम्ड एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सेंटर ऑफ ग्रेविटी डज नॉट चेंज। लेट अस कंसीडर अ बॉल दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लेट्स से mg। अब ये बॉल अगर मूव करती रहे तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ना हायर होगा ना लोअर होगा। ये बॉल थोड़ी देर मूव करने के बाद भी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ही रहेगा। सो सच काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम इज नेम्ड एज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो व्हेनेवर यू वॉक, जब आप वॉक करते हैं तो वॉक करते हुए भी आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नियरली न्यूट्रल कंसीडर होता है। सो हर वो चीज बज़ाहिर जो राइज या फॉल नहीं कर रही या अपनी कांस्टेंट लेवल पर एग्जिस्ट कर रही है, दैट शुड बी इन द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको थोड़ा सा हमने अपवर्ड डिस्प्लेस किया है, तो अपवर्ड डिस्प्लेस करने के फौरन बाद वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम, ऑब्जेक्ट को बिल्कुल
उल्टा जो है वो सपोर्ट करने की कोशिश की गई है, वहां से थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करेंगे, ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड फॉल करेगा। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ये है कि आप ऑब्जेक्ट को इस शेप में अगर ये यूं रिवॉल्व करता भी रहेगा तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज नहीं होगा, सो दैट विल बी द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये तीन कंडीशंस हैं इक्विलिब्रियम की, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास। मोस्टली हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास के अंदर कन्फ्यूजन होती हैं, लेकिन हम अपने कोर्स वर्क से रिलेटेड आप यही बात ध्यान में रखेंगे कि जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ यूनिफॉर्म कंसीडर करते हैं तो फिर बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है वही बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होता है। सो हम इसी कंसीडरेशन को लेकर चलेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एक्चुअली एंड ऑल्सो द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अ पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड। मैंने वही चंद एग्जांपल्स पहले भी बताई कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जिस पे बॉडी बैलेंस होगी, जिस पे टोटल वेट कॉन्सेंट्रेटेड होगा, जिस पे फोर्स लगाने से बॉडी में टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, तो दैट विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फॉर नॉन यूनिफॉर्म शेप्ड बॉडीज, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज एट द हैवियर साइड ऑफ द बॉडी। आपके पास लेट्स से कि एक ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट लेट्स से वाटर फील्ड है। अब ये वाटर फील्ड है तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो बिल्कुल इसके सेंटर में लाई करेगा। लेकिन अगर इसके अंदर पानी की मिकदार कम रह जाए, लेट्स से दैट्स द क्वांटिटी ऑफ वाटर नाउ, तो अब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हैवियर साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसको भी हम फर्दर एक फॉर्मूला से प्रूव भी करेंगे कि सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो किस तरीके से शिफ्ट होते हैं विद इन द बॉडी। नंबर 2 पे सेंटर ऑफ मास, अ पॉइंट वेयर ऑल मास ऑफ द बॉडी इज अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। जहां पर बॉडी का टोटल मास जो है वो कंसंट्रेटेड समझा जाता है, उसी पॉइंट के मास को या उसी पॉइंट के लेवल को हम जी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास कंडीशन ऑफ एम जी क्रिएट हो जाती। बॉडीज का सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है एक्स सी एम। इसको मैं अभी फर्दर एक्सप्लेन भी करूंगा कि हाउ यू कैन टेक द सॉल्यूशंस फ्रॉम दिस फार्मूला। एक्स सेंटर ऑफ मास इज m1 x1 m2 x2 divided by m1 plus m2। अब सेंटर ऑफ मास नीड नॉट टू लाई इनसाइड द बॉडी, ये बॉडीज के बाहर भी एग्जिस्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक चेयर है तो एक चेयर का सेंटर ऑफ मास आउटसाइड द बॉडी भी एग्जिस्ट कर सकता है। इसी तरह अगर आपके पास बहुत सारे सिस्टम्स हैं तो उन सिस्टम्स का इक्वल सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे तो दैट कैन नॉट बी इनसाइड द बॉडी। और फोर्स अप्लाइड एट द सेंटर ऑफ मास डज नॉट एक्ट एज टॉर्क। वही सेम बात कि सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जिस पे फोर्स लगने से बॉडी में टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता। अब नेक्स्ट हम इस इक्वेशन की थोड़ी सी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे कि एक्स सेंटर ऑफ मास is equal to m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2। इसको समझने के लिए आप फर्ज करें कि आपके पास दो इक्वल मासेस की बॉल्स हैं, लेट्स से दोनों का मास है 2 kg। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है लेट्स से वो है 2 मीटर। अब अगर आपसे वैसे ही जनरली पूछा जाए कि इनका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करेगा, तो आपके सामने है कि दोनों का मास इक्वल है, दोनों के दरमियान टोटल डिस्टेंस 2 मीटर है, तो इनका जो हाफ डिस्टेंस हो जाएगा उस पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करेगा। यानी आप इमेजिन के तौर पे सोच भी सकते हैं कि एक्स सेंटर ऑफ मास जो है वो 1 मीटर डिस्टेंस आना चाहिए। लेकिन ये 1 मीटर डिस्टेंस कैसे आएगा, उसके लिए थोड़ा सा जनरल आइडिया समझने हैं कि आपने जब ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हो तो किसी एक मास को आप ओरिजिन कंसीडर कर लें। यानी कि हमारे पास ओरिजिन है, ओरिजिन होने की वजह से जो हमारे पास डिस्टेंस x1 है, ये चूंकि m1 है और ये m2 है, तो x1 शुड बी इक्वल टू 0। यानी ये बॉल खुद ही ओरिजिन पे पड़ी है और इसका x1 जो है वो 0 कंसीडर होगा। अब यहां से जो x2 है डिस्टेंस वो आ जाएगा 2 मीटर्स। सो जब हम इसको इवेल्युएट करेंगे तो x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 यानी 2 kg, x1 यानी 0 प्लस m2 2 kg और x2 यानी 2 मीटर्स
डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 x cm इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 4, आंसर इज इक्वल टू 1। तो देखें बच्चों, एक ऑब्जेक्ट को ओरिजिन कंसिडर किया और पता चला कि अगर इसके साथ एक और ऑब्जेक्ट अटैच्ड है और दोनों का सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपने फाइंड करना है, तो ओरिजिन से ठीक 1 मीटर के फासले पर एग्जिस्ट कर रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास। अब इसी एग्जांपल को थोड़ा सा और चेंज करते हैं। लेट अस से कि एक साइड पर स्मॉलर मास है और एक साइड पर हैवियर मास है। लेट से ये वही मास है जो 2 kg है और ये वो मास है जो 4 kg। दोनों को सेंटर लाइन से कनेक्ट करते हैं। अब आपके ख्याल में जो इनका सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, राइट एट द मिड या एट समवेयर? उसके लिए हम इवैल्यूएशन करें, अगर x सेंटर ऑफ मास m1 यानी 2 kg और x1 चूंकि इसे हम ओरिजिन भी कंसीडर करेंगे तो 0 प्लस m2 यानी 4 kg और डिस्टेंस स्टिल इनके दरमियान 2 मीटर्स है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करूंगा। m1 प्लस m2 यानी 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, आंसर विल बी 8 बाय 6, इट कैन बी 1.3। अब देखिए, पहले सेंटर ऑफ मास आ रहा है 1 मीटर, अब सेंटर ऑफ मास आ रहा है 1.3 मीटर। ऐसा क्यों हुआ? हमने एक साइड को हैवियर किया, तो हैवियर करने से सेंटर ऑफ मास 1 की बजाय थोड़ा सा आगे यानी 1.3 की तरफ शिफ्ट हो गया। अब देखें, यहां से आपको सीक्वेंस समझ आएगी कि जैसे जैसे ये मास और ज्यादा हैवियर होता जाएगा, सेंटर ऑफ मास इसके और करीब होता चला जाएगा, और हैवियर होगा, सेंटर ऑफ मास इसके और करीब चला जाएगा। और अगर ये इनफाइनाइटली ग्रेटर मास हो जाए, यानी कि इस मास के मुकाबले में मास कुछ भी नहीं है, तो फिर सेंटर ऑफ मास के सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस बॉडी के बिल्कुल इंटीरियर में चला जाएगा। इसकी एक मिसाल हमारा सोलर सिस्टम है कि सोलर सिस्टम में 9 या 8 प्लैनेट्स हैं। तो इस सोलर सिस्टम में मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका मास सूरज के मुकाबले में बिल्कुल अनकंपेरेबल है। तो हम कंसीडर यही करेंगे कि जो हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इट इज राइट इन बिटवीन या इन द मिडल ऑफ आवर सन। सो यहां से एक और चीज के, अब ये जुमला गौर से सुनना है क्योंकि इससे आगे फिर मैं एक और एग्जांपल दूंगा कि जितना ज्यादा कोई साइड किसी बॉडी का हैवियर होता चला जाएगा, सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस साइड की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। अब इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि मास और टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम की बजाहिर कोई डिपेंडेंस नहीं है, लेकिन ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे चीजों को, हालात को चेंज कर सकता है। लेट्स से कि सबसे पहले बात तो ये एक झूला है और इस पर एक लड़की या एक बच्चा सिटिंग पोजीशन में एग्जिस्ट कर रहा है। अब सिटिंग पोजीशन में उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो है। टाइम पीरियड ऑफ, इसे अगर हम टाइम सिंपल पेंडुलम ही कंसीडर कर लें तो टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। एक सिंपल पेंडुलम की लेंथ कहां तक इमेजिन की जाती है? ये होगी थ्रेड या स्ट्रिंग और ये बॉब। अब बॉब के सेंटर तक हम लेंथ को कंसीडर करते हैं और सेंटर क्या है? एग्जैक्टली सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है वो एक्चुअल में स्टार्ट से लेकर सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक एग्जिस्ट करती है। सो अगर ये जो भी बच्चा है ये सिटिंग पोजीशन में है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो है तो पिवट पॉइंट से या मेन बेस लाइन से आपके पास लेंथ ज़्यादा कंसीडर होगी। लेंथ ज़्यादा कंसीडर होगी तो इसका झूला लेने पर टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। लेकिन अगर यही शख्स या बच्चा स्टैंडिंग पोजीशन में है तो स्टैंडिंग पोजीशन में इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई हो जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई होगा तो लेंथ पहले से रिड्यूस हो जाएगी, लेंथ के रिड्यूस होने से टाइम पीरियड भी शॉर्ट हो जाएगा। सो सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड इज वेरी मच रिलेटेड टू द लेंथ इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब फॉर एग्जांपल इसको एक और एग्जांपल से स्टडी करते हैं। हमारा जो
मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक। सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है, या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं। कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.टीके पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। से अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया है, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं। जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आपके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चन का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम गौर करें, देखेंगे ई कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट, पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं, उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। अब किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चन है वो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें, से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ, या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन चूज किए, इसमें से सेम है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा, मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केमिकल का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस है। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने क्लिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है, उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं, अपनी तरीके शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएलपीस को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा वो आपको गाइड कर रहे हैं। हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का, वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो विजिबल है।
एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। अगर आप एग्जाम आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। तो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड वो सारे के सारा आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज चलो लेट अस से कि हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है और इसका जो बॉब है वो हमने वाटर से फिल किया हुआ। अब ये वाटर से एक कंप्लीटली फिल्ड है लेट अस से, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बिल्कुल सेंटर में एग्जिस्ट करे। सेंटर में एग्जिस्ट करेगा तो ये इस सिंपल पेंडुलम की लेंथ कंसीडर होगी और टाइम पीरियड जो है वो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। अब लेट अस से कि यहाँ से पानी लीक आउट होना शुरू हो जाता है। ये ऑसिलेट कर रहा है लेकिन पानी आहिस्ता आहिस्ता लीक आउट होना शुरू हो जाता है। तो व्हाट विल हैपन कि जब इसमें से पानी का लेवल कम होना शुरू होगा, फर्ज करें पानी का लेवल कम होता होता इस पॉइंट पर आ गया, तो अब ज़्यादा मास ये बॉटम साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है। बॉटम साइड पे होने की वजह से जो सेंटर ऑफ मास है वो पहले से लोअर हो जाएगा। अब लोअर होने की वजह से लेंथ इंक्रीज कर जाएगी। लेंथ इंक्रीज करने से इसका टाइम पीरियड इंक्रीज कर जाएगा। अब स्टूडेंट से पूछा जाता है कि यही क्वेश्चन टेक्निकली कि अगर हम एक बॉब को फिल करें वाटर से और उसे सिंपल पेंडुलम बनाएं और फिर उसमें से वाटर लीक करना शुरू हो जाए, तो वाटर लीकेज से आपके जहन में ख्याल आएगा मास का, कि मास पे तो डिपेंडेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे मास एक्चुअल काम नहीं कर रहा, एक्चुअल काम कर रहा है सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे जैसे पानी का लेवल कम होगा ग्रेटर मास लोअर साइड पे चला जाएगा, सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी लोअर साइड की तरफ शिफ्ट होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर साइड की तरफ शिफ्ट होने से लेंथ इंक्रीज करेगी और टाइम पीरियड इंक्रीज कर जाएगा। थर्ड पॉइंट कि जब पानी बिल्कुल ही लीक आउट हो चुका होगा या होने वाला होगा तो ये बॉडी फिर से यूनिफॉर्म शेप में आ जाएगी और सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर पॉइंट से फिर से अपनी एक्चुअल पोजीशन पर चला जाएगा। तो लेंथ फिर से रिड्यूस होगी, लेंथ रिड्यूस होने से टाइम पीरियड भी रिड्यूस हो जाएगा। सो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लाइटर और हैवियर बॉडीज के दरमियान जो है वो इनकी शिफ्टिंग चलती रहती है। अब आप एक पानी की बोतल कंसीडर कर लें। अब पानी की बोतल जो है अगर ये कम्प्लीटली फिल्ड है तो कम्प्लीटली फिल्ड होने की वजह से उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल सेंटर में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर यही पानी की बोतल में पानी का लेवल रिड्यूस होता चला जाएगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी उसी के साथ साथ रिड्यूस होता जाएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिमेट्रिकल बॉडीज़ के बिल्कुल सेंटर में या फिर डिफरेंटली वो किस किस जगह पे एग्जिस्ट करता है उसको भी चंद एग्जांपल्स में देखते हैं। फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म रॉड है तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो राइट इन द सेंटर ऑफ द रॉड एग्जिस्ट करेगा। अगर ये सर्कल और रिंग है तो बिल्कुल इसके सेंटर में एग्जिस्ट करेगा। अब ये आउटसाइड द मटेरियल ऑफ द बॉडी है, तो ये बात आप जहन में रखेंगे कि सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बॉडी के मटेरियल से आउटसाइड भी एग्जिस्ट कर सकता है। क्यूबिकल बॉक्स है तो राइट उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है। इसी तरह क्यूबिकल बॉक्स में इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स आ रहा है। स्क्वायर बॉक्स है तो वो सेंटर ऑफ बॉक्स कंसीडर होगा।
सर्कल है तो राइट इन द सेंटर ऑफ सर्कल, ट्रायंगुलर प्लेन है तो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ एंगल, कि हम हर साइड से परपेंडिकुलर मीडियंस जो है वो ड्रॉ करते हैं और जहां पर ये तीनों मीडियंस ड्रॉ करते हैं मीट करते हैं वहां पर एग्जिस्ट करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सर्कुलर स्फेयर है तो सेंटर ऑफ स्फेयर में उसका एग्जिस्ट करेगा। रेक्टेंगल है तो अगेन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स में। ये चंद पॉइंट्स हैं, इनको आप एज इट इज मेमोराइज कर सकते हैं RRN से। अब कुछ की पॉइंट्स है कि इंटरनल फोर्सेस डू नॉट चेंज द सेंटर ऑफ मास, कि एक स्फेयर है या यूं करें कि एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो गैस मॉलिक्यूल की जो भी एक नेट सेंटर ऑफ मास बन रहा है वो सेंटर ऑफ मास उसके अंदर मौजूद इंटरनल फोर्सेस की वजह से चेंज नहीं हो सकता। जब भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास चेंज करती हैं तो वो एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं वो करती हैं। इसी तरह द सम ऑफ मोमेंट ऑफ मास अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज जीरो, यानी बॉडी पर सेंटर ऑफ मास पर अगर फोर्स लगेगी तो हमेशा उसका जो टॉर्क है वो जीरो होगा। ड्यूरिंग वॉक ऑन आइस इट्स बेटर टू टेक शॉर्ट स्टेप्स, लेकिन जब आइस पर आपको चलना है तो शॉर्ट स्टेप्स की वजह से आप अपने कदम बेहतर जमा सकेंगे। अगर आप ज़्यादा ग्रेटर स्टेप्स लेंगे तो आगे और पीछे की तरफ फोर्सेस जो हैं वो एक्सीड करेंगी और आपके स्लिप होने का ज़्यादा खतरा है। अब सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में जो आइसबर्ग्स होते हैं, आपको पता है कि मुसलसल मेल्ट होते रहते हैं, तो मेल्टिंग की वजह से इनकी पानी के अंदर जो शेप है वो मुसलसल चेंज होती रहती है। कि अगर एक आइसबर्ग है वो एक साइड से ज़्यादा मेल्ट हो गया है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हैवियर साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और वो फिर उसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंगली अपने आप को टिल्ट करेगा। फिर इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड सेंटर ऑफ मास कंसाइड्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वही बात कि हम जिस कोर्स लेवल को डिस्कस कर रहे हैं उसमें सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो सेम पॉइंट्स हैं। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ अ माउंटेन में नॉट बी द सेम। अब देखिए माउंटेन्स जो हैं कहा जाता है कि उनका जो ग्रेटर मास है वो इनसाइड द अर्थ एग्जिस्ट करता है और जो थोड़ा सा पार्ट है वो आउटसाइड द अर्थ एग्जिस्ट करता है। फिर नंबर 2 के माउंटेन्स पर हाइट की वजह से ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स भी चेंज होते हैं। सो ग्रेविटेशनल इफेक्ट चेंज होने से जो प्रोडक्ट ऑफ mg है वो भी इफेक्ट होगा। सो n मुमकिन है कि एक माउंटेन का जो सेंटर ऑफ मास है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेम ना हो। द टर्म सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी are used to represent the unique point in an object or system which describes the system response to the external forces and torque। Again वही point कि मैंने कहा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जिस पर फोर्स लगने से बॉडी में ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस होता है और अगर इसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जाके फोर्स लगाएंगे तो बॉडी में टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ तक कुछ मेन आइडियाज है सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। अब हम आते हैं टॉर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स। टॉर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स में कुछ बेसिक आइडियाज मैं आपको दूंगा और उनकी इक्वेशंस आपको डिस्क्राइब करूंगा। आप इस तरह की एग्जांपल्स क्रिएट करके खुद से भी समझ सकते हैं चीज़ों को। लेट अस से कि आपके पास एक रॉड है विच इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग। इस रॉड को हमने बिल्कुल मिड पॉइंट से पिवट किया है। अब मिड पॉइंट से पिवट करने पर आप समझ जानते हैं कि जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऑब्जेक्ट को पिवट किया जाता है तो उस पर कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता। सो इस वक्त इस पर नेट टॉर्क जीरो है। नेक्स्ट सेंटर इसका 50 सेंटीमीटर्स पे बनेगा। अब फर्स्ट केस के अगर इस पर मैं एक तरफ से फोर्स एक्सर्ट करता हूँ तो फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ लेट से मैं 20 सेंटीमीटर पॉइंट पर। राइट साइड पर यहाँ पे लेट से 2 न्यूटन फोर्स लग रही है, यहाँ पर लेट अस से 5 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट हो रही। अब केसेस क्या हो सकते हैं? इस वक्त आपको जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो गिवन है, फोर्स F1 गिवन है, फोर्स F2 गिवन है। आपको पॉइंट R2 जो है वो फाइंड करना है। अब जब आपको कोई एक मिसिंग पॉइंट फाइंड करना होता है तो आपको एक कंडीशन दी जाती है कि द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स फाइंड करने के लिए आपने ध्यान में रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। अब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आप कैसे कंसीडर करेंगे? 50 से 20 तक पिवट पॉइंट है, मोमेंट आर्म है और फिर ये है फोर्स। अब 50 से 20 तक डिस्टेंस बनता है 30 सेंटीमीटर। सो आप सबसे पहले इक्वेशंस को नोट करेंगे कि R1
F1 must be equal to R2 and F2। इन इक्वेशंस तक अप्रोच करने के बाद आपको इजीली समझ आ जाएगा आपने क्या फाइंड करना है। आपको R2 फाइंड करना है, तो R2 इज इक्वल टू R1 F1 ओवर F2। सो दैट इज अ सिंपल केस टू फाइंड R2। अक्सर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि जिस पॉइंट पर, जिस पिवट पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को हैंग किया होता है, वो उसी को मोमेंट आर्म लिख देते हैं। मोमेंट आर्म हमेशा पिवट पॉइंट से लेकर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का दरमियानी फासला जो है उसे कंसिडर किया जाएगा। तो पिवट पॉइंट एक मिड में हो और पिवट पॉइंट जो है उसके साथ आप लेफ्ट और राइट साइड पर कितनी फोर्सेस जो है उनको एड अप कर सकते हैं। अब मोर देन वन फोर्स ऑन वन साइड, लेट अस से अगेन हमारे पास एक रॉड है, उस रॉड पर वन फोर्स, टू फोर्स और लेट से ये थर्ड फोर्स 10 सेंटीमीटर पे, 30 सेंटीमीटर पे, पिवट है 50 सेंटीमीटर पे, और यहाँ पर एक फोर्स लग रही है 80 सेंटीमीटर पे। अब लेट से ये फोर्स है 5 न्यूटन, ये फोर्स है 2 न्यूटन, तो इक्विलिब्रियम के लिए यहाँ पे कितनी फोर्स रिक्वायर। अगेन आप वही प्रिंसिपल यूज करेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। अब एंटी क्लॉकवाइज साइड पे दो टॉर्क्स हैं, तो यू विल राइट टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 मस्ट बी इक्वल टू टॉर्क 3। अब टॉर्क 1 क्या है, 50 से 10 तक मोमेंट आर्म बनेगा 40 और फोर्स है 5। या इसको और सिंप्लीफाई करना है कि यू विल राइट इट एज R1 F1 प्लस R2 F2 प्लस या इक्वल्स टू R3 F3। तो अब देखिए इसमें से आपको जो मिसिंग चीज है वो आपके पास F3 है, जबकि बाकी सब कुछ गिवन है। तो आप इस इक्वेशन को जहन में रखेंगे कि एक साइड पे जितने टॉर्क्स होंगे आप उनको ऐड करेंगे। अब R1 क्या लेंगे, 50 से 10 तक का डिस्टेंस, R2 क्या लेंगे, 50 से 30 तक का डिस्टेंस, और R3 क्या लेंगे, 50 से 80 तक का डिस्टेंस। तो इस तरीके से आप टॉर्क जो है उसको वेरीफाई करेंगे। अब यहाँ पर एक और केस भी मैं बताता चलूँ कि अगर आपके पास एंगल इन्वॉल्व हो, that's the pivot point। let's say कि 10 सेंटीमीटर पॉइंट पर एक फोर्स लग रही है 100 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज, और यहाँ पर 60 सेंटीमीटर पॉइंट पर लेट्स से एक फोर्स लग रही है 2 न्यूटन या 20 न्यूटन, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। अब जब एंगल इन्वॉल्व होगा तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपने क्या करना है कि फोर्स से एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। अब जो एंगल यहाँ बन रहा है वही एंगल यहाँ बनेगा, ऑल्टरनेट एंगल्स का रूल अप्लाई होगा। दिस लाइन विल बी एफ साइन 30 एंड दिस लाइन विल बी एफ कॉस 30। अब एफ कॉस 30 जो है वो पैरेलल टू द मोमेंट आर्म है, सो इसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा इस केस में। एफ साइन 30 इज परपेंडिकुलर टू द मोमेंट आर्म, तो एफ साइन 30 डिग्री। अब आप इक्वेशन कैसे लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क, R1 F1 मस्ट बी इक्वल टू R2 F2 हियर R1, और यहाँ पर आप लिखेंगे F साइन थीटा या F साइन 30 इज इक्वल टू R2 F2। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर एंगल इन्वॉल्व हो तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। एंगल का फैक्टर देखें कि एंगल जिस जगह पर एग्जिस्ट कर रहा है उसको बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में भी वैसे ही ड्रॉ कर दें और ये वाला रूल अप्लाई कर दें। लेकिन यहाँ पर कुछ टेक्निकलिटीज तब आती हैं कि कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें आप कॉस थीटा से भी आपको टॉर्क फाइंड करना पड़ सकता है। लेट अस से यह है पिवट पॉइंट। अब इस पिवट पॉइंट पर
ये एक फोर्स लगी है एट एन एंगल ऑफ थीटा, और ये है मोमेंट आर्म, ये है फोर्स। तो टॉर्क फाइंड होगा, आप यहाँ से प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। अब प्रोजेक्शन का केस सुनने के, ये दो लाइंस हैं जिनके दरमियान एंगल इन्वॉल्व हो रहा है। आपने कोशिश करनी है आप इस एंगल को इन 3 दीवारों में बंद कर दें, एंगल बाहर ना निकल पाए, इसको ऐसे इमेजिन करें। तो फोर्स का ये x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट, तो टॉर्क विल बी एफ y कंपोनेंट, ये टॉर्क विल बी आर एफ साइन थीटा। अब थोड़ा सा सिनेरियो अगर चेंज करें, सिनेरियो यूं चेंज होगा कि फोर्स तो यही लग रही है, लेकिन फोर्स का एंगल हम मोमेंट आर्म की बजाय किसी और आर्बिट्रेरी लाइन के साथ ले रहे हैं। तो अब आप यहां से एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, अगेन द कॉन्सेप्ट के एंगल बाहर ना निकल पाए। अब आप देखें कि फोर्स का ये वाला फैक्टर, ये x कंपोनेंट है, या ये सॉरी y कंपोनेंट है, और ये फोर्स का x कंपोनेंट है अकॉर्डिंग टू द थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा। अब fx तो है f cos थीटा, मोमेंट आर्म के साथ परपेंडिकुलर f cos थीटा बन रहा है बजाय f sin थीटा के। तो इस केस में जहां पर एंगल ने थोड़ी सी साइड बदल ली है, जो टॉर्क है वो आर एफ वाई की बजाय आर एफ एक्स होगा, या आर एफ कॉज ऑफ थीटा से फाइंड होगा। सो ये चंद बातें, चंद जरूरी चीजें आपने जहन में रखनी है। इसी तरह नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ कपल। कपल की कंडीशन ये है कि टू इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस अगर हों और यहाँ पर पिवट पॉइंट एग्जिस्ट करे, तो फिर ये कंडीशन कहलाती है कपल कंडीशन। अब कपल कंडीशन जो है उसमें अगर एक आध फोर्स भी अनबैलेंस है, तो ये सिंपल टॉर्क केस बन जाएगा कि किसी ये आप नेट टॉर्क फाइंड करेंगे, यानी F1 में से F2 माइनस कर देंगे, और फिर आप जो है वो नेट टॉर्क फाइंड करेंगे, टॉर्क 1 और टॉर्क 2 फाइंड करके उनका डिफरेंस लेंगे। यानी केसेस ये आ सकते हैं कि अगर तो ये कपल है, तो कपल से टॉर्क फाइंड करने का तरीका ये है कि इस टोटल डिस्टेंस को आप कह लें d, और किसी एक फोर्स F को कंसिडर कर लें। सो d इंटू एफ, दैट विल गिव यू द कपल ड्यू टू टॉर्क। अगर इस कपल केस में एंगल्स इन्वॉल्व हैं, दिस एंगल एंड दिस एंगल, तो ये दोनों एंगल्स आप मेंशन कर लें। सिमिलरली यहां पर ये भी f साइन थीटा, ये भी f साइन थीटा, तो फिर टोटल डिस्टेंस को, टॉर्क को आप f की बजाय मल्टीप्लाई कर देंगे f साइन थीटा के साथ। तो ये है केस ऑफ कपल इन टर्म्स ऑफ एंगल्स। पर अ बॉडी विल बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम व्हेन इट सेटिस्फाइज बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। वर्ड है कंप्लीट इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे बताता चलूं कि अगर आपसे कहा जाए कि बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो वो सिर्फ फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। अगर बॉडी सिर्फ रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो वो सिर्फ सेकंड कंडीशन को वेरीफाई करेगी। लेकिन अगर बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है, तो इट विल सेटिस्फाई बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। विच वन इज मोर स्टेबल? स्टेबिलिटी हमने देखा था कि जहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी सबसे लो होगा और बेस एरिया ज्यादा होगा, वहां पर देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा लो भी है। इस कंडीशन में बॉडी इस एक सिंगल डॉट पर एग्जिस्ट कर रही है, तो ये जो शेप ए है ये सबसे ज्यादा स्टेबल शेप कंसीडर होगी। द मीटर रूल pivoted off at point A and kept in equilibrium may be suspended mass of 240 ग्राम। अच्छा, यहाँ पर आपको इस केस को मैं थोड़ा सा और डिस्क्राइब करता चलूँ कि अगर आपके पास जो पिवट पॉइंट है वो सेंटर पे एग्जिस्ट नहीं करता, लेट अस से एक ऑब्जेक्ट 50 की बजाय 30 पर पिवटेड है, तो 50 पर एग्जिस्ट करेगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि वो चेंज नहीं होगा, रॉड स्टिल 100 सेंटीमीटर है। तो लेट अस से कि अगर आप यहाँ पर 10 सेंटीमीटर पर एक 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं और यहाँ पर आप
वेट ऑफ द रॉड फाइंड करना चाहते हैं, या यूं कह लें कि 10 सेंटीमीटर पर 2 न्यूटन वेट हैंग करने से रॉड बैलेंस है। देखिए अगर हम यहाँ पे वेट हैंग नहीं करेंगे तो रॉड अपने वेट की वजह से डाउनवर्ड फॉल करेगी। इस तरफ हमें एक अदद फोर्स जो है उसको लाना पड़ेगा, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो रॉड इक्विलिब्रियम में आएगी। अब आप क्या करेंगे, आप फिर उसी तरह एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क में आप टॉर्क 1 मस्ट बी इक्वल टू टॉर्क 2। अब R1 F1 मस्ट बी इक्वल टू R2 F2 करेंगे। अब R1 क्या है, 30 से डिस्टेंस लेंगे आप, 50 से नहीं लेंगे। डिस्टेंस हमेशा पिवट पॉइंट से लिया जाता है। 30 से 10 तक 20 सेंटीमीटर्स और 7 मल्टीप्लाई करेंगे फोर्स 2 न्यूटन। R2 30 से 50 तक, अब चूंकि यहाँ पे वेट एक्ट कर रहा है लिहाजा इसको भी फोर्स कंसीडर करेंगे और पिवट पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक ये भी 20। और फिर नेक्स्ट आपको जो है वो डिस्टेंस मोमेंट आर्म फाइंड करना है, सॉरी यहाँ पर आपको फोर्स फाइंड करनी या वेट फाइंड करना है रॉड का। तो देखें यहाँ पर वेट ऑफ द रॉड जो है वो 2 न्यूटन एग्जिस्ट कर रहा है। तो इट्स अ सिंपल केस कि अगर पिवट मिड में है तो मिड से आपने वैल्यूएशंस लेनी है, और अगर पिवट पॉइंट मिड पर नहीं है तो फिर आपने पिवट पॉइंट से ही मोमेंट आर्म को चूज करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रूल इज 50 सेंटीमीटर मार्क, व्हाट इज द मास ऑफ द रूल। अब यहां पर इसका मास एग्जिस्ट करेगा। अभी अगर रॉड इक्विलिब्रियम में है और रॉड के साथ ये 240 ग्राम मास भी दिया है तो फिर वही चीज कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू क्लॉकवाइज। R1 F1 मस्ट बी इक्वल टू R2 F2। अब R1 है 20 से 5 तक 15 सेंटीमीटर और F1 है 240 ग्राम मल्टीप्लाई बाय या 0.24 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 9.8। यहाँ पे आप mg कंसीडर करेंगे इज इक्वल टू R2 20 से 50 तक 30 और आपने वेट ऑफ द रॉड फाइंड करना है। अब जब आप इस सारी फैक्टर को इवेल्युएट करेंगे तो 12 ग्राम या 0.012 kg जो है ये आपके पास आंसर आएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ ट्राइंगल इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन ऑफ द एंगल्स। ये एज इट इज मेमोराइज करने वाला क्वेश्चन है। अ यूनिफॉर्म रूल ऑफ वेट 2 न्यूटन is pivoted at 70 centimeter mark. For equilibrium, how much torque is required on the left side? देखिए इस रॉड का जो वेट है वो 2 न्यूटन है, यहाँ पर 5 न्यूटन वेट हैंग किया है। अब वो कहते हैं कि लेफ्ट साइड पर हमें कितना वेट या कितना टॉर्क रिक्वायर्ड है बैलेंस के लिए। तो सिमिलरली अगेन द सेम केस के R1 F1 मस्ट बी इक्वल टू R2 F2। R1 है 70 सेंटीमीटर और F1 जो है, अब वो यहाँ पर हम 2 कंसीडर करेंगे तो लेट्स से 2 और ये इसका मिड है। तो हाउ मच टॉर्क इज रिक्वायर्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको सिंपल आप यूं करें कि जितना टॉर्क राइट साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है उतना ही ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड पे एग्जिस्ट करेगा, सो द रॉड विल बी बैलेंस। तो इसको आप यूं सॉल्व करेंगे, आप सिर्फ राइट साइड वाला टॉर्क जो है उसे फाइंड कर लें, यानी प्रोडक्ट ऑफ R एंड F कंसीडर कर लें। अब R यहाँ पे 70 से 100 तक 30 सेंटीमीटर कंसीडर होगा, तो जस्ट फाइंड द टॉर्क R यानी 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय F यानी 5 न्यूटन। तो ये 150 न्यूटन सेंटीमीटर्स में आएगा जबकि 1.5 न्यूटन मीटर में एग्जिस्ट करेगा। सो अगेन लिसन कि उसने वेट का रॉड का वेट दिया है और आपको राइट साइड और लेफ्ट साइड के टॉर्क फाइंड करने के लिए कहा है और इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी दी। तो जितना राइट साइड पे टॉर्क होगा उतना ही लेफ्ट साइड पे होगा, तो आप किसी एक साइड से इसे कैलकुलेट कर लें। द आंसर विल बी 1.5 न्यूटन मीटर। अब है एंगल वाला केस। 100 न्यूटन फोर्स लग रही है 30 डिग्री एंगल पर। अब स्टूडेंट्स आपको याद होगा हम यहाँ पे कौन सा एंगल कंसिडर करेंगे, हम कंसिडर करेंगे F sin 30। तो a uniform rod is pivoted as shown, find the value of F so that the rod is in equilibrium। अब दोनों तरफ मोमेंट आर्म सेम है
तो ऑटोमेटिकली फोर्स भी सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पर 100 न्यूटन फोर्स लग रही है 30 डिग्री एंगल पर, 30 डिग्री एंगल पर सिर्फ ये कंपोनेंट ऑफ फोर्स काम करेगा, यानी F sin 30, F है 100 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो वो फोर्स जो एक्चुअल में काम कर रही है वो है 50 न्यूटन। अब दोनों तरफ मोमेंट आर्म सेम है तो फोर्सेस भी सेम होंगी। यहाँ पर फोर्स 50 न्यूटन है तो यहाँ पर भी फोर्स जो है वो 50 न्यूटन कंसिडर होगी। अब ये डायग्राम दो लाइट वेट्स शो कर रही है। अ थर्ड वेट इज टू बी एडेड टू ब्रिंग द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम सो दैट रॉड इज बैलेंस्ड। व्हाट वेट इज रिक्वायर्ड एंड वेयर शुड बी प्लेस्ड। अब इसमें ये कहा गया कि रॉड बैलेंस नहीं है, लेकिन रॉड पर एक आध वेट आप हैंग करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि रॉड कितना वेट लटकाने से बैलेंस होगी। अब उसका आसान हल ये है कि आप यहाँ पर नेट टॉर्क का केस अप्लाई करें। नेट टॉर्क ये है कि आप ग्रेटर में से स्मॉलर टॉर्क को माइनस करें। अब आप ज़ाहिर देख रहे हैं कि यहाँ पे मोमेंट आर्म 0.6 है और फोर्स 5.5 न्यूटन है। यहाँ पर 1.3 मीटर है और 1 न्यूटन जो है वो फोर्स एक्सर्ट हो रही है। तो लेट अस से कि हम टॉर्क 1 माइनस टॉर्क 2 करते हैं। टॉर्क 1 है RF, R यानी 0.6 मल्टीप्लाई बाय 5.5, ये पहला टॉर्क हो गया। इसमें से माइनस कर दें 1.3 मल्टीप्लाई बाय 1। तो जब आप ये डिफरेंस लेंगे कि आपने ग्रेटर में से स्मॉलर टॉर्क को माइनस किया है तो आपके पास ये एग्जैक्ट वैल्यू आएगी कि आपने 2 न्यूटन वेट हैंग करना है एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर राइट ऑफ द पिवट पॉइंट। तो इस तरीके से आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सकती। नाउ a uniform rod loaded as shown in the figure pivoted at A so that it is in equilibrium. Find the unknown forces. 3 + 1 4 मीटर रॉड है तो इसका जो सेंटर है वो ऑब्वियसली 2 मीटर्स पर होगा। अब यहाँ पर हम टॉर्क की कंडीशन अप्लाई करेंगे या हमें ये फोर्स फाइंड करनी है। तो R1 F1 मस्ट बी इक्वल टू R2 F2। R1 है 1 मीटर और फोर्स हमें फाइंड करनी है, जबकि R2 है 3 मीटर और 100 न्यूटन फोर्स। तो यहाँ पर F इज सिंपली 100 into 3, 300 न्यूटन इज द राइट आंसर। तो दैट्स द कंडीशन ऑफ रॉड बैलेंसिंग। So that's all about the conditions of equilibrium, torques, stability, center of gravity, center of mass. Thank you.